नमस्कार, मैं मनीषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में और आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। तो दर्शकों, हमारे ये मेहमान आप तक पहुंचाएंगे आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट। और हम सीधे चलेंगे हमारे एडिटर सूरज जी के पास और तमाम आज की जो बड़ी खबरें हैं जो प्रमुखता से आज अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइन बनी हुई है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। समय जैसा कि दो चीजें हैं, एक तरफ तो मौसम का पारा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ चुनाव के मौसम का पारा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। तीसरे चरण का मतदान होने में कुछ ही समय शेष बचा है। तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जहां सभी राजनीतिक दलों ने कर ली, एक दूसरे का वाद प्रत्यारोप का जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। मैं बताना चाहिए कि जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में थे और रांची में इंडिया गठबंधन की रैली हुई है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वाद प्रत्यारोप और आरोप प्रत्यारोप में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहाँ पार्टी इस बात को लेकर के इंडिया अलायंस पर हमलावर है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, इस बात को लेकर के निशा कि वो हमलावर हो रही है कि हमने तो नारा दिया है 400 पार का, और जितना संख्या बल होना चाहिए सदन में विपक्ष के पास में या किसी भी दल के पास जो संख्या बल होना चाहिए उसका बहुमत के लिए इंडिया अलायंस के उतने प्रत्याशी भी मैदान में नहीं है कि वो जीत करके सरकार बना सकें। इसको लेकर के अब नंबर गेम चल रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और हमारे जो घटक दल हैं उन घटक दलों के साथ मिलकर के हम सरकार बनाएंगे। हालांकि बहुत तमाम तरह की चीजें हुई है कल रांची में जिस तरह से हुआ है, और इंडिया गठबंधन की जो रैली रही है उस रैली में बहुत आरोप करने की बात हुई है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा आपको जैसा देखा जा रहा है कि पिछले कई चुनाव में देखे गए हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कई बार राजनीतिक दलों का और प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा है वहां से माफिया था, क्योंकि माफिया के इशारे पर कई बार चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन चुनाव में देखा जा रहा है जिस तरह से योगी सरकार, जिन्हें गुंडेर बाबा की सरकार कहते हैं, योगी सरकार में माफिया का जो अंत हुआ है, तो उसको लेकर के भी सियासत में एक अलग तरह की तस्वीर देखी जा रही है कि अब वो जो मतदाता है वो निर्भीक है और निडर होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, साथ ही उससे किसी का डर नहीं है। और डर के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि वो अब किसी के दबाव में नहीं है, वो निष्पक्ष होकर के मतदान कर रहा है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में भी हम देखें तो जिस तरह से यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि दूसरे चरण में यहाँ पर 7 सीटों पर चुनाव होना है, तो वहीं एक नई बात सामने आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात पहले से कहती रही है कि अभी जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण करवाया है, कोर्ट में रहा मामला, कोर्ट से जीता, और अब जैसे ईदगाह पर हम देख रहे हैं, मथुरा की हम बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी की हम बात कर रहे हैं, भोजशाला की बात कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि अब अयोध्या के बाद मथुरा की तैयारी, क्योंकि काशी में जो कॉरिडोर बना उसके बाद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के मुखर रही है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। और जैसा हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी पर जिस तरह से मामला चल रहा है, भोजशाला पर जिस तरह से मामला चल रहा है, एएसआई का सर्वे चल रहा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हावी दिख रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जो राजगढ़ विधानसभा सीट है, जहां से राघवगढ़ की बात करें कि दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है, तो वहीं पर जो ममता जो है विधानसभा में रही है, ममता मीणा प्रत्याशी रही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन अब हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि उनका जो समर्थन है वो दिग्विजय सिंह के साथ है। दूसरी तरफ एक और बात जो है कि जिस तरह से जैसे मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत की है कि जहां मौसम का पारा पड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ चुनाव का पारा पड़ रहा है, तो मौसम में भी तीखे तेवर देखे जा रहे हैं, वहीं कहीं रिमझिम बारिश भी देखी जा रही है। तो कल जब भोपाल विदिशा लोकसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान की जो सभा चल रही थी उसमें बारिश आने लगी है, तब भी लोगों ने बारिश में भीगते हुए खड़े होकर के शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुना। तो ये इसकी तस्वीरें भी जो है, इसकी वीडियो जो है, जहां एक तरफ ये खबर अखबारों में सुर्खियां बनी है, दूसरी तरफ इस तरह की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रही है।
एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दमोह में दो लोधी प्रत्याशी एक दूसरे के सामने हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जब दमोह जाते हैं और वहां पर सरवर सिंह लोधी के समर्थन में चुनावी सभा करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक तरफ लोधी और एक तरफ लोभी है, क्योंकि वहां जिस तरह से देखा जाए कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए तमाम तरह की सियासत की जा रही है, और उस सियासत में अब चूंकि जातिगत समीकरण साधना है, जातिगत वोटों को साधना है कि कौन किसके पक्ष में वोट देने वाला है, तो मतदाताओं को साधने के लिए इस तरह की कवायदे भी वहां पर की जा रही हैं। जी निशा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अभी सीधे चलेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी के पास और तमाम अपडेट जानेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोदी जी का रोड शो है, भोपाल में मोदी जी का रोड शो है 24 तारीख को। उसको लेके जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। वहीं अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पीएम मोदी 24 अप्रैल को 3 कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि सागर में, हरदा में और भोपाल में। और इसको लेके तमाम और क्या जानकारी सामने आ रही है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। प्रवाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए निशा, जी जी प्रवाल जी। मोदी जी ने मध्य प्रदेश पर फोकस जी किया है, उन्होंने करने जा रहे हैं। हम लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट जानेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस वक्त का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है और तमाम क्या अपडेट है जो लगातार सुर्खियों में है, वहां पे हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, लोकसभा चुनाव के जो दूसरे चरण में अलीगढ़ अगर हम बात करें तो लोकसभा सीट पर मतदान होना है। और ऐसे में जो प्रचार के अंतिम दौर में देखें तो जो पार्टियां अपनी अपनी ताकत कहीं न कहीं झोंक रही हैं, वो कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं कि इस चुनाव में उनको लगता है कि हमें ज्यादा सीटें मिली। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आज अलीगढ़ जाएंगे और लगभग वो 1 घंटा 5 मिनट वहां पर रुकेंगे। वहीं हम बात करें तो 40 मिनट तक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी दिल्ली सफदरगंज एयरपोर्ट से उड़कर दोपहर 1:50 पर अलीगढ़ पहुंचेंगे और नुमाइश ग्राउंड में अलीगढ़ व हाथरस लोकसभा सीट की जो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो रविवार को ये कार्यक्रम को लेकर एसपीजी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अंतिम रूप पूरी तरीके से तैयार किया गया और तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं जनसभा के लिए जर्मन हैंगर तकनीकी पंडाल बनकर तैयार किया गया था। कार्यक्रम स्थल के पीछे ही अगर हम बात करें तो कोहिनूर मंच के पास 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। कार्यक्रम में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो चौधरी भूपेंद्र सिंह, समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी शामिल होंगे। तो निशा, कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो देखिए, इस चुनावी माहौल में पूरी तरीके से पार्टियां, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव की, कि वो झारखंड में कल जो है वो रांची में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रूप से आयोजित कुल गुमान महारैली को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा देश में लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बन गई है। लोकसभा चुनाव में हार से डरी भाजपा न्याय और तानाशाही पर उतर आई है। या लोकसभा चुनाव बहुत विशेष है, या लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण को बचाने का चुनाव है, भाजपा की तानाशाही को उखाड़ फेंकने का चुनाव है। तो इस तरीके से लगातार जो अखिलेश यादव बयान दिया करते हैं। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में भाजपा को हर हालत में हटाना ही होगा। अगर देश की जनता हटाने से चूक गई तो भाजपा वोट का अधिकार छीन लेगी आप लोगों से। तो इस तरीके से अखिलेश यादव बयान लगातार दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा देश पर अंग्रेजों की तरह शासन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी तानाशाह हुए हैं वो वोट से सत्ता में आए थे और भाजपा को वोट के जरिए ही सत्ता से बाहर करना होगा। अब भाजपा ने देश को पीछे कर दिया है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, या चरम पर पहुंचा दिया है बीजेपी ने। इनके पास देश की जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। भाजपा सबसे झूठी पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारी भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। हजारों करोड़ रुपए की चुनावी चंदा के नाम पर वसूली की गई है। तमाम कंपनियों को डराकर वसूली की और कोरोना के समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी वसूली कर ली। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बाहर आया है, भाजपा के नेता घबराए हुए हैं
उनके पास भ्रष्टाचार का कोई जवाब नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं की नौकरी छीनी है, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा किया, लेकिन कोई वादा आज तक पूरा इन्होंने नहीं किया। आज देश में 80 से 90% पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से बेरोजगार है और भाजपा सरकारों की भर्ती परीक्षाओं के तमाम पेपर लीक हुए हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है, नौजवानों, किसानों, आदिवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करने वाली, भाजपा के लोग जनता को झूठी गारंटी दे रहे हैं। देश की जनता को भाजपा की गारंटी नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की गारंटी चाहिए और इंडिया गठबंधन जनता को संविधान की गारंटी देता है। तो इस तरीके से संविधान की गारंटी में सब कुछ है। इंडिया गठबंधन संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हार के डर से झारखंड के मुख्यमंत्री रहे श्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठे मामलों में जेल भिजवा दिया है। ये पार्टी ऐसी है कि लोगों को जेल भिजवाने का काम किया, जो कि गलत है। भाजपा या ना भूले कि उसने शेर को भले ही गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाई है। यह जो दहाड़ पूरे देश में जा रही है और ऐलान कर रही है कि बदलाव होना तय है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है भाजपा ने झारखंड और आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय और लूट किया है। तो इस तरीके से निशा देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चाहे हम बात करें ये अखिलेश यादव की और चाहे बहुजन पार्टी की, लगातार वो अपने बातों को रख रहे हैं। इसी कड़ी में बात करेंगे, देखिए कि आज जो है यूपी के विभिन्न जनपदों में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे करेंगे समन्वय बैठक। वो घर घर न्याय पत्र के वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। निशा बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ आज उनका जो कार्यक्रम है वो आगरा के किरावली क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के प्रत्याशी जो राजकुमार चाहर के लिए जनसभाएं करेंगे। आगरा किरावली के राम सिंह क्रीड़ा स्थल पर जनसभाएं करेंगे। वहीं 11:40 से 12:25 तक सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। लगभग 11:15 पर आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौक चौबंद बताए जा रहे हैं। निशा जी बिल्कुल, और हम फिर से हमारे आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे हम नज़र डालेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या लगातार सुर्खियों में चल रहा है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हैं और तमाम आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में हैं, अखबारों में फ्रंट पेज में हेडलाइन बनी हुई हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सबसे मुख्य बात और खबर ये है कि जो इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है वो सबके नज़रों में है कि जिस प्रकार इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, उसी से जुड़ी हुई खबरें आज इंटरनेशनल की खबरें सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से प्रकाशित किया गया है। तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई यहाँ पर थमने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान जो है अब बदला लेने की फिक्र में है और ईरानी जो ड्रोन है वो प्रसिद्ध है और ईरानी ड्रोन के यदि हमले किए जाते हैं तो निश्चित रूप से इजराइल को परेशानी आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी ईरान पर इजराइल भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और जिस प्रकार ईरान में भागदौड़ मची हुई है और उसमें करीब 23% जी और हम सीधे चलेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी हमारे साथ है। प्रवाल जी से, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि आज थर्ड फेज के प्रत्याशियों की नाम वापसी का आज दिन है, क्योंकि भोपाल समेत 9 सीटों पर 140 जो कैंडिडेट हैं वो सामने आए हैं और पहले दूसरे की तुलना में सबसे अधिक इस बार देखने को मिले हैं। वहीं मैं प्रवाल जी से जानना चाहूंगी, चूंकि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की 24 अप्रैल को 3 कार्यक्रम होने हैं। सागर से वो दलित वर्ग को साधेंगे और कांग्रेस के कब्जे वाले हरदा में भी सभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ भोपाल में 1 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। इसको लेकर और तमाम क्या अपडेट सामने आ रही है, क्या तैयारियां सामने आ रही है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। प्रवाल जी। जी हेलो जी जी हाँ मेरी आवाज आ रही है जी। देखिए, जिस तरह भोपाल में 24 तारीख को मोदी जी का रोड शो है, उसके रिहर्सल के लिए 5 घंटे जो है वो कल ही ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को कितनी गंभीरता से
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ले रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से कि दमोह में भी प्रधानमंत्री की सभा हुई है। उसके बाद 24 को जिस तरह से भोपाल में रोड शो है, सागर और हरदा को चुना गया है, इस तरह प्रधानमंत्री जी को भोपाल के अंदर जो है 1.5 किलोमीटर एक लंबा रोड शो करना है। 2 घंटे शहर में मुख्यमंत्री रहेंगे और इस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके आलोक शर्मा के समर्थन में मतलब वो जो है सोमवार और मंगलवार को जो है रोड शो की रिहर्सल की गई है। जी जी। इसके चलते दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक माता मंदिर से रोशनपुरा एवं रोशनपुरा से दिल्ली टाकिज चौराहा तक रोड आम ट्रैफिक जो प्रतिबंधित किया गया है। पूरी तरह से इसमें 2000 के लगभग पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। 25 IPS इसमें तैनात रहेंगे और पूरी तरह से विधानसभा और आसपास के क्षेत्र को चौक चौबंद किया गया है जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी पूरी लोकसभा जितनी भी है और जो 400 पार का नारा दिया है उसको न केवल गंभीरता से ले रहा है बल्कि वो किसी भी सीट पर या किसी भी क्षेत्र में गंभीरता के साथ पूरी पार्टी के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 400 पार का नारा है वो हर हाल में उनको पूरा करना है। और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से फोकस किया, इसीलिए मध्य प्रदेश को पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है ताकि कार्यकर्ता जो है वो लामबंद रहे और अधिक से अधिक मतदाताओं को बाहर निकाल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारे फिर से चलेंगे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास और तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरें एक बार फिर हम जानेंगे कि क्या लगातार सुर्खियों में चल रहा है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी जी, आपका सवाल फिर से दोहराएं। जी, हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या लगातार आज सुर्खियों में चल रहा है, अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइंस बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जो बात चल रही थी वो ईरान और इजराइल की बात चल रही थी कि ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है उसमें पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि ईरान बहुत कमजोर पड़ रहा है और इजराइल भारी पड़ रहा है। और लगभग 23% लोगों के जो है ईरान छोड़ने की जो है नौबत आ रही है और ऐसे सूचना आ रही है कि बड़े पैमाने पे विदेश जाने वालों की जो लिस्ट है और जो एप्लीकेशन है वो ईरान को प्राप्त हो रहे हैं। इससे ईरान भी घबराया हुआ है कि ऐसा ना हो कि देश से बड़े पैमाने पे लोग चले जाए और दोबारा लौट के ना आए। तो इस स्थिति में ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उनकी छवि है उसमें बहुत ज्यादा धक्का पहुंचेगा। जी जी, कहना रहा हूँ कि जो ईरान जो है हथियार बेच के बड़े पैमाने पे जो पैसा कमाते हैं उसमें मुख्यतः जो है ड्रोन का व्यापार है। उस व्यापार को पूरी तरह से जो है इजराइल ने तहस नहस कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार 300 मिसाइलें एक साथ ड्रोन से और जमीन से जमीन तक मार गिराने वाले जो मिसाइलें हैं वो एक साथ छोड़ा गया था ईरान के द्वारा, लेकिन इजराइल ने केवल 15 ड्रोन को छोड़ के बाकी सब ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, क्योंकि उनका जो आयरन डोम है इजराइल के वो बहुत स्ट्रांग है और इससे इजराइल ने भारी सफलता प्राप्त की है। एक अपने आयरन डोम के अच्छा खासा प्रसार हो गया, क्योंकि उसमें जो डिफेंस सिस्टम है ये दुनिया में मशहूर है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वहीं ईरान जो जो ड्रोन व्यवस्था है, जो मिसाइलें हैं वो कमजोर है। कहीं पर भी इस प्रकार की लड़ाई आमने सामने की कभी लड़ी नहीं गई थी उनके ड्रोन से या उनके मिसाइलों से। ज्यादा से ज्यादा ये था कि कहीं पर भी जैसे ड्रोन से एक मिसाइल गिरा दिया गया तो उसमें क्या है वो स्थान तैयार नहीं रहता था कि इनका ड्रोन आने वाला है या उसको रोका जाए। ऐसी स्थिति में गिराने की सफलता उन्होंने हासिल की थी और इसी को देखते हुए जो है अभी जैसे ही उन्होंने हमला किया मिसाइल से तो इजराइल ने उसको पूरी तरह से तहस नहस करने के कारण से वो एक्सपोज हो गया है ईरान। तो अब जो है उनको ड्रोन बेचना बहुत मुश्किल पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि एक खबर ये भी है अमेरिका की, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की जो लड़ाई है अभी इलेक्शन में आमने सामने की लड़ाई है उसमें
फिलहाल जो है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बीच में कमजोर हो गए थे, उनको और ज्यादा जो है कुछ ऐसे लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है जो मूल रूप से अमेरिकन नहीं है। बिल्कुल। तो उनका समर्थन मिलने के बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं। अभी कुल मिला के कुछ दिन बाद ये देखने को मिल पाएगा या हमें समझने के लिए पर्याप्त होगा कि अगर ज्यादा 10% से अधिक गैप बन जाए तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी, एडिटर इन चीफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमारे दर्शकों के साथ बताने के लिए। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ ब्यूरो लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े थे, जिन्होंने आज तमाम राष्ट्रीय स्तर पे चुनावी माहौल तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रकाश डाला। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे दर्शकों नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।